Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Sahil Thakur, Yes, ma'am. are you a student of this class? Yes, ma'am. I have never seen you attending the class this year. मैम वो मैम मेरे को पता नहीं था मैम आपकी क्लास 1 बजे लगती है और मैम मैरिज थी ना फिर भाई की तो अच्छा मैम आज ही फ्री हुए मैम अच्छा तो अच्छा तो नंबर लिया मतलब तो मैम मीटिंग नंबर लिया मैम अभी दीपिका से अच्छा अच्छा तो मतलब मैरिज के चक्कर में तुम 1 महीने की क्लास छोड़ दोगे। सारा काम क्या घर वालों ने तुमसे ही करा दिया नहीं था? मैम कर हाँ, लिया मैम वो नोट्स वगैरह बना लिए मैम आपके ना अच्छा अच्छा इसका मतलब नोट्स बना लिए तो अटेंडेंस मिल जाएगी आपको पेपर के लिए। मैम आज से लगा लूंगा ना मैम चलिए okay so yesterday we started off with the 5th unit, the qualitative analysis of the urobilinogens. Do anybody have any questions for that topic? मैम एक बार प्रिंसिपल समझा दो। हाँ बच्चे उसके प्रिंसिपल में ये था कि हमने डिटेक्शन करना है यूरोबिलिनोजन का। ठीक है, यूरोबिलिनोजन की हमने पूरी उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ा था कि वो कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। यूरोबिलिनोजन अगर यूरिन के सैंपल में प्रेजेंट है हम और उसके रिएक्शन में हम पेशेंट के सैंपल के साथ अगर एर्लिट्स एल्डिहाइड रिएक्शन के थ्रू ये टेस्ट होता है। अगर हम एर्लिट्स एल्डिहाइड रिएजेंट डालते हैं, वो जो रिएजेंट है वो 3 चीजों का बना हुआ है जिसके अंदर मेजर कॉम्पोजिशन है डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाइल्डिहाइड की। अगर ये एल्रिस रिएजेंट को आप सैंपल के अंदर डालते हो और नॉर्मल रूम टेम्परेचर के में 5 to 7 मिनट्स अपनी ट्यूब को ऐसे ही छोड़ देते हो, इफ देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पिंक कलर, अगर पिंक कलर हो जाता है रिएक्शन मिक्सचर का, देन दैट मींस द यूरोबिलिनोजन इज प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, यस मैम। सिंपल प्रिंसिपल है इससे। चलिए, any other questions, doubts in the procedure, interpretation? यूरोबिलिनोजन की इंटरप्रिटेशन किसके साथ कंफ्यूज हो सकती है? क्या होता है दूसरा कंपोनेंट जिसका रिजल्ट सेम होता है यूरोबिलिनोजन जैसा? Porphobilinogen. Very good, porphobilinogen. And what is the difference then? How would you differentiate between the porphobilinogen and the urobilinogen? अगर मैम उसमें क्लोरोफॉर्म के साथ हम उसको टेस्ट करके अगर उसमें एक्वस सॉल्यूशन ही चेंज हो जाएगा तो मतलब उसमें पोर्फोबिलिनोजन प्रेजेंट है। वेरी अगर उसकी लेयर पिंकिश कलर की होती है तो मतलब उसमें यूरोबिलिनोजन भी प्रेजेंट है। हाँ, उसकी लेयर नहीं, ऊपर लेयर बन जाएगी। लेयर का मतलब ही क्या होता है? लेयर हम कभी भी सॉल्यूशन के बीच में किसी चीज की लेयर नहीं होती, लेयर इज द अपर सरफेस।
है ना। अगर एक्वस सॉल्यूशन के सिर्फ Yes. अपर सरफेस पे पिंकिश कलर अगर डेवलप हो रहा है, देन दैट मींस कि दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द यूरोबिलिनोजन। बट इफ अगर सोल्यूशन का ही कलर चेंज होना शुरू हो गया, पूरी टेस्ट ट्यूब में ही आपको नजर आ रहा है पिंकिश कलर, देन दैट मींस पॉर्फोबिलिनोजन। Porphobilirubin. पॉर्फोबिलिरुबिन नहीं बेटा, पॉर्फोबिलिनोजन। बिलिरुबिन तो वो कंपाउंड है जिसका बाय प्रोडक्ट यूरोबिलिनोजन होता है। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द बार्बिट्यूरेट। कोई स्टूडेंट है जिसने पढ़ा है कि ये क्या होता है? व्हाट आर बार्बिट्यूरेट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, वन बाय वन बताओ। मुझे अमन से स्टार्ट करते हैं। अमन बताओ क्या होता है? मैम बार्बिट्यूरेट्स एक ड्रग होता है जो मेडिसिन में यूज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए। ठीक है, ओके, हाँ जी। एनी अदर? नेक्स्ट बताओ दीपिका। Ma'am, they are the synthetic drugs, or which is usually used to depress the central nervous system, or they are also used to relieve tension and anxiety before the patient surgery. एंजाइटी। Yes, ma'am. ठीक है, सिंथेटिक ड्रग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक ड्रग? उसमें सिंथेटिक मिला देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, क्या होता है दीपिका? बस यही फर्क होता है कि जिससे पता चल जाता है, पेपर में भी बस यही होता है जिससे पता चलता है सिर्फ तुम कॉपी करते हो कि चीजों को समझते हो। जब तुमने फर्स्ट लाइन पढ़ी कि दिस इज अ सिंथेटिक ड्रग, तो आपको ऐसे मन नहीं किया पता करने का कि सिंथेटिक ड्रग होता क्या है? कल क्लास में पहले ढूंढ के आना कि सिंथेटिक ड्रग क्या होता है, ठीक है? हाँ जी, ज्योति, क्या होते हैं बार्बिट्यूरेट्स? Ma'am, barbiturates is the type of drug that act for the depressed central nervous system. अच्छा, अब And हिंदी में ma'am, समझाओ मुझे क्या होता है। मैम बार्बिचुरेट्स होती है वो एक टाइप की ड्रग होती है जो मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस्ड करने के लिए एक्ट करती है। डिप्रेस और करने का मैम क्या दे मतलब रिड्यूस होता है? द कि कैसे डिप्रेस क्या होता है? डिप्रेस का मतलब? मैम मतलब ना कि जो एक्टिविटी होती है उसको स्टॉप कर देती है मैम, इनहिबिट कर देती है। वेरी गुड। स्टॉप वर्ड नहीं यूज करना कभी भी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टॉप कर देगी तो बंदा मर जाएगा। मैम इनहिबिट कर देती है। हाँ, हाँ जी पूजा। मैम बार्बिट्यूरेट्स मैम एक टाइप की ड्रग है जो यूज करते हैं डिप्रेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है बेटा बॉडी में? मैम लंग्स, किडनी। नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट दीपक, सॉरी मोनिका। यस मैम। क्या आता है बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बॉडी की? नाम से पता चल रहा है? यस मैम। हाँ बताओ फिर क्या आता है? मैम मैम स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। हाँ, और मैम रेडियल वेन, रेडियल नर्व मैम। हाँ, सिर्फ रेडियल नर्व, बाकी नर्व्स नहीं? यस मैम, और नर्व्स भी होती हैं बहुत सारी। ठीक है, ठीक है। दीपक कुमार, क्या होते हैं बार्बिट्यूरेट्स? क्या फंक्शन है बॉडी में? Barbiturates are the central nervous system depressed. They reduce the activity of a बेटा nervous मैंने causing डेफिनेशन नहीं सुननी तुम्हारी कॉपी पेस्ट वाली, मुझे हिंदी में समझा दो कि तुम्हें कितना समझ आया है कि ये क्या होते हैं। गूगल से कॉपी मैं कर लूंगी, गूगल से सर्च में खुद कर लूंगी। मुझे तुम ये बताओ कि तुमने क्या पढ़ा है।
मैम ये रिड्यूस करती है हार्ट रेट एंड ब्रेथिंग एंड ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर को, ब्रीदिंग को और हार्ट रेट को रिड्यूस कर देती है। तो हार्ट के रेट Yes, को ही ma'am. रिड्यूस कर देगी तो बंदा सरवाइव कैसे करेगा? बच्चे फोन को साइलेंट पे करो जिसका भी है। हाँ जी बेटा, कैसे करेगी? अगर हार्ट रेट को स्लो कर देगी तो ये तो ह्यूमन की लाइफ के लिए जो है ये तो डेंजरस हो जाएगा। Yes, ma'am. फिर क्या समझा मनदीप? मनदीप आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी, क्या होते हैं बारबीक्यूरेट? मैंने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी। ठीक है, तो पूछने की जहमत नहीं करनी समझी कि पूछ लो क्लास में क्या हुआ है। मैम कल एक्चुअली क्लास अटेंड नहीं करोगे तो वो टॉपिक पेपर में नहीं लिखोगे आओगे? मैम एक्चुअली आजकल मैं बीमार हूँ मैम, 2-3 दिन से। अच्छा, कोरोना तो नहीं हुआ? नहीं, ठीक कोरोना नहीं हुआ। ठीक। हाँ जी, साहिल ठाकुर जी, आपके पास तो बहुत ही अच्छा बहाना है। मैं तो मैम आज तक ही क्लास में नहीं आया है ना, ये तो एक दिन में बहाना मार रहा है, मैं आया ही नहीं अभी तक। मैम आता है मेरे को, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। पढ़ा है? वेरी गुड, तुम तो बड़े ही समझदार हो निकले। क्या पढ़ा है बताओ? मैम अभी तो हार्ट नहीं रेट करा को, गूगल से? मैम मेरा गूगल चलता नहीं है मैम, वैसे डबल वो नहीं है, ऐप नहीं है। अच्छा बोलो, क्या क्या होते हैं बारबीक्यूरेट? मैम वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टॉप करता है, हम्म ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, हम्म। और मैम जो मसल रिलैक्सेशन को। मसल रिलैक्सेंट को क्या करता है? मैम जो नर्व्स में मैम जो मसल्स होती हैं। क्या करता है? मसल मैम रिलैक्सेंट उसको को मैम, कुछ नहीं करता, ये खुद मसल रिलैक्सेंट होता है जो मसल्स को रिलैक्स करे। यस मैम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुमने तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टॉप करवा दिया बंदे का, तो वो कैसे जिएगा? ये तो ड्रग थोड़ी ना, ये तो जहर हो गया। इसने तो, इसको बंदे को तुम दोगे, इसने उसका हार्ट रेट स्लो यस कर मैम। दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बंद करा दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि सारी नर्व्स ने काम करना बंद किया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, वो बंदा तो कोमा में चला जाएगा। ऐसी दवाई हो सकती है? एग्जिस्ट करेगी ऐसी दवाइयां जो दे के बंदे को खुद कोमा में भेजा जाए? नो मैम। फिर कहाँ से इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस आ गई? हार्ट रेट को तो ये स्लो कर रहा है, तो कैसे स्लो करेगा? क्या फंक्शन हुआ इसका? एनीबडी इन द क्लास? तुमने पढ़ा है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट। तो हाउ इज इट्स फंक्शन बेनिफिशियल जब ये हार्ट रेट को स्लो कर रहा है तो? एनीबडी? मैम जब ब्लड प्रेशर हाई होता है वेरी गुड, तब? तो मैम इसकी मतलब हार्ट रेट को मतलब कम कर देता है ये। वेरी गुड, शाबाश। उसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो नॉर्मल हार्ट रेट को नीचे स्लो डाउन करता है। उन्होंने लिखा है कि इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द हार्ट रेट। दैट मीन्स कि देयर आर सर्टेन क्लिनिकल कंडीशंस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट व्हेन द हार्ट रेट and when the activity of the central nervous system is increased, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी की बॉडी को उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज, कितने सारे पेशेंट है जो जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? उन पेशेंट्स के अंदर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनका हार्ट रेट, पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में जो ये वाले ड्रग्स होते हैं, दे आर द मसल रिलैक्सेंट्स एंड दे आर द ड्रग्स फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिप्रेस करने का मतलब है जो उसकी नॉर्मल से इंक्लाइंड एक्टिविटी है, नॉर्मल से ज्यादा जो एक्टिविटी है
जो कि बॉडी के लिए डेंजरस है उसको नॉर्मल करता है। ठीक है, लेस करता है तो ठीक पढ़ लिया, कहाँ से लेस करता है वो दिमाग ही नहीं चलाया। गाइस जो पढ़ते हो उसको एक बार समझने की कोशिश किया करो खुद से। तो बार्बिट्यूरेट्स जो होते हैं वो ड्रग्स होते हैं जिनके दो मेजर फंक्शन ये है कि एक तो वो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, जैसे कोई भी स्प्रेन है या कोई भी पेशेंट को कई बार कोई ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस होती है कि वो बोलते हैं जी मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रही है ना, तो कई बार उनको मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं फॉर रिलैक्सेशन। वो बहुत स्ट्रेस्ड है पेशेंट, उनको भी दिए जाते हैं टू काम द नर्वस सिस्टम ऑफ द पेशेंट। तो ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेस कर देगा जो बढ़ी हुई एक्टिविटी है उसको टू द नॉर्मल। और कई दे आर समवट स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इनको सिडेटिव्स मतलब जिनको पेन रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, दे आल्सो एक्ट एज द सेडेटिव। जनरली इनको कैप्सूल या फिर टैबलेट की फॉर्म में लिया जाता है एंड दे आर स्ट्रिक्टली not not preferred with the alcohol. They if the patient is intoxicated with alcohol, if they have the patient have consumed alcohol, then the drugs which are barbiturates which come under this class should not be given to the patient. एंड इसका बहुत ज्यादा रेगुलर यूज भी आपने सुना होगा, मसल रिलैक्सेंट्स का रेगुलर यूज नहीं करते, बिकॉज इफ द पेशेंट इसका क्रॉनिक यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, देन देयर बॉडी एंड दे देमसेल्व्स दे बिकम डिपेंडेंट, उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है इस दवाई के ऊपर। फिर उनको जब थोड़ी सी भी बेचैनी होती है, ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली हाई होगा या हार्ट बीट अपनी नॉर्मल से ज्यादा रेट पर चलेगी, तो पेशेंट जो है उसको थोड़ी सी अनइजीनेस होगी। वो अनइजीनेस को अगर पेशेंट रोज रोज उस चीज के लिए दवाई लेगा तो दवाई के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। सो द क्रॉनिक यूज ऑफ सच ड्रग्स इज नॉट एट ऑल प्रेफरेबल। ओके, सिर्फ इसको शॉर्ट एक्टिंग डोजेस पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 400 mg पर डे इज अ रेंज जिसके ऊपर डॉक्टर्स इसको पेशेंट को देते हैं, जिससे कि ये अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दिखा देता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम देंगे तो ये अपना एक्शन ही नहीं करेगा बॉडी के अंदर। सो डॉक्टर्स इस क्वांटिटी भी इसको देते हैं जिससे कि ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो दिखा देता है, लेकिन बहुत रेगुलर यूज पेशेंट अगर डेली इस डोज को करेगा देन दे विल फिजिकली बिकेम डिपेंडेंट, और प्लस बॉडी भी उसके टॉलरेंट हो जाएगी। बॉडी टॉलरेंट होने का मतलब कि बॉडी के अंदर उसको बॉडी पे उतना अमाउंट जो है वो असर ही नहीं करेगा। ओके, समझ आया यहाँ तक? यस मैम। इसका जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज like बहुत small amount of this is excreted unaltered in the urine, although वो body के अंदर जाकर HSA के साथ bind होता है, blood stream में अपना action कर देता है, बहुत small quantity होती है which is excreted out of the urine unaltered. Okay, तो जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स जिसको एंटी कॉन्वल्सेंट्स भी बोला जाता है, जिनको हम मसल रिलैक्सेंट्स बोल रहे हैं। एक होते हैं शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स, हिप्नोटिक्स, नींद की दवाई जिसको बोला जाता है। तुमने सुना होगा ना, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, कोई भी डॉक्टर ये कहता है कि रोज नींद की दवाई खा के सो जाओ, सुना है कभी किसी ने? नो मैम। जब पेशेंट की एज ज्यादा होती है, कोई ओल्ड एज पेशेंट को जैसे किसी का रोज ही बीपी बढ़ जाता है, तो डॉक्टर उनको प्रेफरेबली बोलते हैं इनको आधी नींद की गोली दे दो, है ना, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं देनी है। दिस इज मतलब नॉट गिवन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो इन बार्बिट्यूरेट्स को बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स। एक बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स जो कि सिर्फ एक एनेस्थीसिया की तरह काम करते हैं, कि जब उसको दोगे तो थोड़ी देर के लिए उसका एक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, सुन कर देगा, बट दे विल नॉट एक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. So barbiturates, there are of 3 different types: long acting, short acting, and the ultra short acting barbiturates. Okay.
There are Yes, various ma'am. examples of all these three classes of barbiturates. For example, long acting barbiturates का होता है phenobarbital या फिर mephobarbital. Short acting barbiturates होते हैं amobarbital या pentobarbital. And ultra short का example होता है methohexitol and thiopentol. ठीक है जी? Any questions still here? Any queries? मैम एक बार लॉन्ग एक्टिंग वाला बताना। बच्चे लॉन्ग एक्टिंग होता है जिसका जो एक्शन होता है बॉडी के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता, तो इसको थोड़ी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दिया जा सकता है। जैसे कि किसी को अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या हार्ट रेट की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको डॉक्टर लॉन्ग एक्टिंग वाले देता है। लॉन्ग एक्टिंग मतलब जिनका एक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनको थोड़े लंबे टाइम के लिए दिया जा सकता है। इसके अंदर आते हैं आपकी मसल रिलैक्सेंट वाले, ठीक है। शॉर्ट वाले होते हैं हिप्नोटिक्स, नींद देने वाले। हिप्नोटाइज करने का क्या मतलब होता है? हिप्नोटाइज सुना है ना? यस मैम। मैम ठीक है, वो थोड़े जादूगर टाइम के लिए हिप्नोटाइज। होता है। हाँ, मतलब वो उसका एक्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए होता है। और अल्ट्रा शॉर्ट वाला होता है जिसका एक्शन एकदम क्विक होता है लेकिन बहुत कम होता है, जैसे कि एनेस्थीसिया। दांत निकलवाने जाते हो, इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, तो ऐसे तो नहीं ना कि इंजेक्शन का असर 4-5 दिन तक चलता ही रहता है, ऐसा तो नहीं होता ना। यस मैम। वो शॉर्ट एक्शन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन वाला होता है। ठीक है मैम जी? लॉन्ग एक्शन में सिर्फ आवर्स होते हैं या डेज का भी Days, होता है? days. ओके मैम, ओके। It is given for a longer period of time. ठीक है, किसी की हार्ट रेट, जैसे पेशेंट्स को जो हाई ब्लड प्रेशर वाले, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स होते हैं, उनका हार्ट रेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो उनकी ओके डोज मैम। में जनरली बार्बिटूरेट जो है वो एड ऑन की जाती है टू मेंटेन द ये पल्स रेट ऑफ द पेशेंट। ओके मैम। ठीक है जी। नाउ कम्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये बॉडी में बार्बिटूरेट का एक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक हमारी बॉडी में रिसेप्टर होता है जिसको गाबा रिसेप्टर बोला जाता है, GABA। तो बार्बिटूरेट क्या करते हैं, जो वो गाबा रिसेप्टर की साइट है, मॉड्यूलेटरी साइट है, वहां पर जाकर एक्ट करते हैं और ये क्या कर देते हैं, गाबा को पोटेंशिएट कर देते हैं एंड उस पे इनहिबिटरी इफेक्ट कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द क्लोराइड चैनल ओपनिंग। गाबा रिसेप्टर एक रिसेप्टर होता है आपका, उसमें सपोज करो एक चैनल है, वो थोड़ा सा क्लोज्ड है, थोड़ा सा नैरो है। ये क्या करेगा, बार्बिट्यूरेट क्या करेगा, उस चैनल पे, या फिर उसको मॉड्यूलेटरी साइट बोला जाता है, उस चैनल या उस मॉड्यूलेटरी साइट के ऊपर एक्ट करेगा और ये उसको ओपन कर देगा, पोटेंशिएट कर देगा, जिससे कि गाबा का इनहिबिटरी इफेक्ट हो जाएगा और उससे क्या होएगा, क्लोराइड की जो ड्यूरेशन है, क्लोराइड जहां से फ्लो होना है उसकी ड्यूरेशन जो है चैनल ओपनिंग से वो इंक्रीज हो जाएगी। हायर कंसंट्रेशन जब होती है तो बार्बिट्यूरेट्स से डायरेक्टली इंक्रीज क्लोराइड आयन कंडेंसी। ठीक है जी, आई विल शो यू अ डायग्राम, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू, आई एम शोइंग यू द डायग्राम कि हाउ इट परफॉर्म्स इट एक्शन। इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? नो मैम। Might be because of मैम the- अब हो गई है। हो गई है। चलिए, ये यस डायग्राम मैम। को नजर आ रहा है? यस मैम। चलिए, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस पे मैंने आपको बताया एक गाबा रिसेप्टर है, ऊपर राइट हैंड साइड में गाबा रिसेप्टर दिख रहा है, लिखा हुआ है गाबा रिसेप्टर, गाबा लिखा हुआ है ऊपर, GABA। यस मैम। ठीक है, ये क्लोज्ड है। एक्चुअली जो ये पिक्चर दिखाई गई है आपको, ये ओपन वाले की दिखाई गई है। जो ये साइड में दो वेल्व्स दिख रही है वो आपस में जुड़ी होती है, ये नैरो होता है। ठीक है, जब येलो कलर जो है वो बार्बिट्यूरेट्स का है, जब इन बार्बिट्यूरेट ने गाबा की उस पे एक्ट किया तो वो चैनल ओपन हो गया, पोटेंशिएट हो गया। ठीक है, पोटेंशिएट होने से क्या हुआ, जो क्लोराइड आयन है उसकी फ्लो इंक्रीज हो गई।
सो बेसिकली इसने क्या किया, इट हैज ओपन द चैनल फॉर द फ्लो ऑफ द क्लोराइड. ओके, नहीं करेगा तो बॉडी में क्लोराइड की एक्यूमुलेशन होती रहेगी, और अगर क्लोराइड एक्यूमुलेशन होती रहेगी तो वो पेशेंट की बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. क्लियर है जी यहाँ तक सभी को? यस मैम. नेक्स्ट इज कि इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे होती है. इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस दो तरीके की होती है. एक होती है नाइट्रोजनस सब्स्टिट्यूटेड बारबिटूरेट्स की, एक होती है नॉन नाइट्रोजनस सब्स्टिट्यूट बारबिटूरेट्स की. जो आपका क्वालिटेटिव नाइट्रोजनस वाला होता है, इसमें 5 mg सब्सटेंस जो कि आपको एग्जामिन करना है, उसको ऐड ऑन किया जाता है 3 ml हॉट सॉल्यूशन के अंदर, जो कि बना होता है कोबाल्टस एसीटेट का. कोबाल्टस एसीटेट और मीथेनॉल का एक सॉल्यूशन है 0.2% वेट बाय वॉल्यूम का. इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप अपना 5 mg सैंपल को डालोगे एंड यू विल आल्सो ऐड 5 mg ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट, और इस सॉल्यूशन को बॉईल करना है. अगर रिएक्शन मिक्सचर का कलर चेंज हो के ब्लू वॉयलेट कलर आ जाता है, दैट मीन्स द बारबिटूरेट्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल. जितनी ज्यादा डार्क कलर होगा उतनी ही ज्यादा बारबिटूरेट्स की प्रेजेंस होगी. सो इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द बारबिटूरेट्स इन द सैंपल. ये है जो नाइट्रोजनस सब्स्टिट्यूटेड बारबिटूरेट्स होते हैं, जिनमें नाइट्रोजनस कंपोनेंट है. नॉन नाइट्रोजनस वाले के लिए हमारे रिएजेंट बदल जाएंगे. इसके अंदर हमने जो सैंपल लेना है वो 5 mg ही रहेगा. ठीक है, इसको 5 mg वाले को हमने इसको 3 ml मीथेनॉल के अंदर हमने डाला, एंड उसके बाद हमने इसमें 10% वेट बाय वॉल्यूम कोबाल्टस नाइट्रेट की डाली है. उसमें हमने यूज किया कोबाल्टस एसीटेट. नॉन नाइट्रोजनस में यूज किया है कोबाल्टस नाइट्रेट, और 10% ही वेट बाय वॉल्यूम कैल्शियम क्लोराइड डाला है. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऊपर वाले में आपने डाला कोबाल्टस एसीटेट और सोडियम टेट्राबोरेट को. आपने नॉन नाइट्रोजनस में आप डालोगे 10% वेट बाय वॉल्यूम कोबाल्टस नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड को. ठीक है जी, मिक्स कर दोगे इसको, एंड इसके अंदर 0.1 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डाल दोगे. NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो 0.1 ml सिर्फ डलेगा, वो भी ऊपर के रिएजेंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद. इसमें भी अगर सॉल्यूशन में ब्लू वॉयलेट कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, देन दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ द बारबिटूरेट्स. अगर नहीं आते हैं, अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है, देन दैट मीन्स द बारबिटूरेट्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सैंपल. ठीक है जी, यस क्लियर है मैम. सभी को? यस मैम. जो लेबोरेटरी के अंदर, अब ये तो हमने बात करी ना कि अगर हम क्लिनिकल सैंपल ले रहे हैं, पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं, तो सपोज करो अब मैंने आपको लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कराना है. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बारबिटूरेट्स को कमर्शियली भी प्रिपेयर किया जाता है एज सोडियम सॉल्ट विच आर सॉल्यूबल इन वाटर और द सेलाइन. ठीक है, दे आर ऑल्सो कमर्शियली प्रिपेयर्ड. इनका कलर जो होता है, इसका कलर जो होगा बारबिटूरेट्स का, वो दैट विल बी वाइट और येलोइश. टेस्ट इज बिटर, एंड इसकी जो स्मेल होती है, इट इज वेरी लाइक अ बैड काइंड ऑफ, लाइक जैसे फेंट गार्लिक ऑर्डर की तरह होती है, सड़े हुए लहसुन की तरह. इसका pH इज बेसिक एल्कलाइन होता है, क्या तभी हमने NaOH डाला है. इसका pH होता है बिटवीन 7.8 to 12.4. ठीक है, और ये कंपैटिबल नहीं होता एसिडिक सॉल्यूशंस के साथ. अगर एसिडिक सॉल्यूशन कोई प्रेजेंट है इसके साथ, देन दैट में इंटरफेयर विद द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट. इसके अंदर जो रूम टेम्परेचर पे, ये वाले जो बारबिटूरेट्स की हमने बात करी है, वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है फॉर अप टू 6 days.
आपको उसको प्रिपेयर करने के बाद 6 डेज तक उसको किसी भी आपको उसमें स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है. इट इज स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर. ठीक है जी, क्लियर है? Yes, ma'am. दिस वाज अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसके अंदर हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े, नाइट्रोजनस सब्स्टिट्यूटेड बारबिट्यूरेट्स का और नॉन नाइट्रोजनस सब्स्टिट्यूटेड बारबिट्यूरेट्स का. रिजल्ट में दोनों में ही वॉयलेट ब्लू कलर आएगा, लेकिन नॉन नाइट्रोजनस में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे. एंड द डिफरेंस लाइज इन द reagents. This was about the qualitative analysis of your barbiturates. क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है इसका. जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है दैट इज डन बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एंड योर टाइट्रेशन मेथड्स. लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वी आर बेसिकली नॉट गोइंग टू कवर दैट. ठीक है जी. Yes, ma'am. चलिए, डाउट्स? एनी डाउट टू एनीवन? No, ma'am. एनी क्वेश्चंस? But ma'am, topic interesting था ये वाला. चलो, अभी आप लोगों ने क्या क्या करना है? नाउ योर वर्क इज यू विल हैव टू मेक कॉलम वाइज. आप अपने उसमें बनाओ, नोट्स बनाओ, और उन नोट्स के अंदर आपने क्या करना है, जो जो हम कंपोनेंट कवर करते जा रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हमने फर्स्ट किया यूरोबिलिनोजन. ठीक है, यूरोबिलिनोजन का मेथड क्या है, एस्टिमेशन का मेथड का नाम लिखो. ओके, एंड देन यू शुड राइट डाउन द प्रिंसिपल उसका, एंड देन राइट डाउन द इंटरप्रिटेशन. प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है उससे. कॉलम वाइज नोट्स बनाओ, जो जो हम कवर करते जाएंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द T3, T4 एंड TSH. एंड देन उसके बाद हमने 17 कीटोस्टेरॉइड्स पढ़ना है. तो सभी का मेथड क्या यूज हो रहा है, उस मेथड को यूज करने के लिए 2 to 3 लाइंस के अंदर उसका प्रिंसिपल बताओ, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन कैसे होनी है. इंटरप्रिटेशन का मतलब समझते हो? Yes, ma'am. क्या होता है मैम जो बेटा? रिजल्ट होगा उसका. वेरी गुड. इंटरप्रेट कैसे करेंगे? पर्पल कलर बन गया, पिंक बन गया, ग्रीन बन गया, हमें क्या पता किस कलर से क्या है. ठीक है, इंटरप्रेट करना मतलब पता, हमें पता चलेगा भैया पिंक कलर है तो क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है. तो अभी जो ये टेबल बनाओगे ये सिर्फ यूरोबिलिनोजन और बारबिट्यूरेट्स की बनाओ. जब हम नेक्स्ट के टॉपिक कवर करेंगे देन वी विल ऐड ऑन दैट आल्सो. उसकी स्पेस रखना. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल स्टार्ट करेंगे दैट विल बी T3, T4 एंड TSH. T3, T4, TSH क्या होते हैं बेसिकली? सभी ने नाम सुना होगा आई गेस. मैम ये थायराइड के टेस्ट होते हैं. यस मैम. थायराइड के टेस्ट होते हैं. H भी लगा हुआ है उसमें, ध्यान से पढ़ो. मैम हार्मोन्स के. हार्मोन्स के नहीं, हार्मोन्स ही होते हैं. हार्मोन्स. थायराइड हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर. वो टेस्ट जो होते हैं उसको T3 का टेस्ट बोला जाता है. T3 टेस्ट का नाम नहीं है. बेसिकली T3, T4 और TSH जो आपके हैं दे आर योर थायराइड हार्मोन्स. ठीक है. T3 और T4 का मतलब, T3 जो होता है, एनीबडी, हमने इसकी फुल फॉर्म्स और ये क्या होते हैं ये लास्ट ईयर भी किया था. याद है किसी को T3 क्या होता है? ट्राईआइडोथायरोनिन. दिस इज वेरी कॉमन थिंग. T3 क्या होता है? ट्राईआइडोथायरोनिन. एंड T4 थायरोक्सिन. थायरोक्सिन. एंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये जो तीन हार्मोन्स होते हैं दे वर्क इन कंपैटिबिलिटी विद ईच अदर. ठीक है. तो इनका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो एक साथ किया जाता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर वी चेक इन द सैंपल द प्रेजेंस ऑफ दीज हार्मोन्स. T3, T4, TSH जो होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जिनको थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और ये बहुत जरूरी होते हैं ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए.
ठीक है जी। ये बहुत बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, एंड इफ देयर इज deviation in the amount of the T3, T4 and TSH, then it causes various kinds of problem in the body. क्लियर है? अब कल का आपको Yes, दो ma'am. काम है, आपने T3, T4, TSH जो है अपना पढ़ना है कि क्या होता है बॉडी के अंदर, इनका क्या मेन फंक्शन है, क्या डिफरेंस है इनमें आपस में, ठीक है। एंड सेकेंड यू हैव टू मेक दैट टेबल of the urobilinogens and the barbiturates, and afterwards we will note down the other components also, ठीक है। और कीटोस्टेरॉइड्स का आइडिया है? कीटोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर कीटोस्टेरॉइड्स? नाम सुना है कभी कीटोस्टेरॉइड्स का? यस मैम। ठीक है, 17 क्यों लगा होता है कीटोस्टेरॉइड्स के आगे? हाँ जी, कोई आइडिया 17 क्यों लगा होता है? चलो ये हम परसों ढूंढेंगे। अच्छा, थायराइड हार्मोन किस किस ऑर्गन को फंक्शन करने में हेल्प कर सकता है? क्या ये मैंने बोला कि अगर ये ठीक नहीं होता तो ये मतलब कि बहुत जगह बॉडी में असर कर सकता है, किस किस ऑर्गन को असर कर सकता है? या मुझे बता सकते हो कि किस तरीके की प्रॉब्लम होती है जब थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होता है? तो कोई प्रॉब्लम जो कि बहुत कॉमन हो। मैम बॉडी पे इफेक्ट होता है मैम, कईयों को तो सुखा देता है और कईयों को मैम मोटा कर देता है। अच्छा ठीक है, और सुखाना मोटा होना तो कोई ऐसी क्लिनिकल कंडीशन नहीं है बेटा जिससे कि हम पेशेंट की उसको बता पाए, है ना, पतले और मोटे होने से। और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस जो आपको दिखता है पेशेंट में कि ये चीज है तो इस पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई ऐसा सिम्टम बताओ। अच्छा, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेक में। नेक वाले एरिया में? कई लोगों की Yes, नेक ma'am. वाला एरिया बहुत सूजा हुआ होता है, बहुत बड़ा सा होता है, यस मैम। होता है? Yes, ma'म। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, या वो कंडीशन किस वजह से होती है? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। ठीक है, हमने नाम सुना है ना बहुत बार हाइपोथायरॉयडिज्म। बहुत सारी कंडीशंस जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, या 6th यूनिट में जब हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था तब हमने हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म देखा था कि बहुत सारी चीजों का कॉज होता है ये। तो ये एक ऐसा आपको फिजिकल सिम्टम है जो कि नजर आता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसके अंदर अंडर एक्टिव थायराइड होता है, मतलब कि उसकी एक्टिविटी है जो वो कम होती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है जब ओवर एक्टिव थायराइड होता है ना, जब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो जो बहुत ज्यादा हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर देता है। इन हार्मोन्स की कमी भी बॉडी के लिए डेंजरस है, और इनका एक्सेसिव अमाउंट भी बॉडी के लिए उतना ही डेंजरस है। दोनों ही कंडीशन जो होती हैं अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, बिकॉज इसका जो फंक्शन होता है वो मेन मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आपके मेन ऑर्गन्स होते हैं इस उन सभी के फंक्शन के साथ थायराइड हार्मोन का एसोसिएशन होता है। ब्रेन हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, मसल्स हो गई, ठीक है। So it somehow it influences the functioning of all these organs. Okay. Rest we will study about the topic tomorrow. पढ़ के आना है T3, T4, TSH के बारे में। मैं किसी से भी कॉपी पेस्टेड डेफिनेशन नहीं सुनूंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कम पढ़ो लेकिन उसको समझ के आना है। डोंट टेल मी दी रटी हुई डेफिनेशन या फिर कॉपी डेफिनेशन। रटते तो चलो अभी तुम हो ही नहीं, कॉपी डेफिनेशन मुझे मत सुनाया करो गूगल वाली, ठीक है। ओके मैम। चलिए, दैट इज द